नमस्कार, मैं हूं अजय। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के पुलिसिया गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। जय वाजपेयी के विवादित मकान में अनाधिकृत रूप से 3 पुलिसकर्मी रह रहे थे। डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में पुलिस गठजोड़ का यह खुलासा। अमित गंजू जुड़ गए मेरे साथ और जानकारी के साथ। अमित, यहां एक के बाद एक परतें लगातार खुलकर आ रही हैं कि कैसा गठजोड़ पुलिस और अपराधियों के साथ था। मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर विकास दुबे के एनकाउंटर के मारे जाने के बाद से एक एक करके तार जो जुड़े थे वो सामने आते चले जा रहे हैं पुलिस की जांच में। जय वाजपेयी जो पहले दिन से खजांची कहा जा रहा था, उसके एक एक करके सारी जो संपत्तियां हैं उस पर ईडी की भी नजर है, एसटीएफ की भी है, पुलिस की भी है। उसके 6 मकान कानपुर में है और इसके अलावा तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिसका ब्यौरा जुटाने में लगी है। अब सबसे बड़ा खुलासा इस बात का हुआ कि जो विवादित मकान है जय वाजपेयी का, उसके मकान में, आलीशान मकान में ठाट से पुलिस के 3 उप निरीक्षक जो कभी न कभी नजीराबाद या बजरिया में रहे, इस बात की जब जानकारी डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को लगी तो उसने पूरी घेराबंदी की और उस पर छापेमारी की कार्रवाई डीआईजी ने स्वयं की। और उसमें यह पता चला कि उस मकान में 3 उपनिरीक्षकों ने कब्जा करके रखा था, जिसमें एक उपनिरीक्षक है जिसका नाम राजकुमार है जो वर्तमान में कर्नलगंज थाने में पोस्टेड है, दूसरा उस्मान अली जो अनवरगंज थाने में, और तीसरा खालिद खान जो रायपुरवा में। ये कहीं ना कहीं से जय वाजपेयी के साथ जुड़े हुए थे। उसके मकान को, आलीशान मकान को होटल बना के रह रहे थे बिना किसी सुविधा शुल्क दिए, बिना किराए दिए, क्योंकि विवादित मकान जो केडीए में चल रहा है पिछले 14 सालों से, उस मकान में पुलिस काबिज थी। यानी कहीं ना कहीं अपराधी और पुलिस के गठजोड़ का सामने आया। अब जब ये मामला डीआईजी ने छापेमारी में देखा तो जांच कार्रवाई की और इन तीनों को तत्काल प्रभाव में निलंबित कर दिया गया है और इनकी जांच बिठा दी गई। इनमें एडिशनल एसपी को जांच दी गई ताकि इनकी भूमिका की और जांच भी की जाए कि आखिर वास्तविकता थी क्या। साफ तौर पे तो जैसे जैसे पुलिस पड़ताल कर रही है, खुलकर बातें सामने आ रही हैं। कहते हैं कि बिना पुलिस के सरपरस्ती के अपराध ही कभी इतना फल फूल नहीं सकता। विकास दुबे के मामले में ये सब कुछ अब खुलकर सामने आ रहा है, सच साबित हो रहा है। बलिया में एसडीएम की गुंडागर्दी के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीधे एसडीएम को निलंबित कर दिया है, राजस्व परिषद से अटैच करने का आदेश दिया है। यह देखिए न्यूज 18 की खबर का महा असर कि बलिया में पुलिस की डंडागिर्दी दिखी। इस तस्वीर को हमने दिखाया तो अब सीधे सीएम का संज्ञान। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अजीत, तो इसे कहते हैं महाअसर कि यहां पर पुलिस की डंडागिर्दी तस्वीर न्यूज 18 पर दिखती है और एक्शन सीधे सीएम से होता है। देखिए बिल्कुल अजय, जिस तरह आपने देखा कि जो तस्वीरें उसमें खुद एसडीएम जो है अशोक चौधरी वो लाठियों से युवक की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ पुलिस के जो जवान है वो भी लाठियां बरसा रहे हैं, जिसका मास्क न पहनने को लेकर ये विवाद हुआ था। लेकिन जिस तरह से धसरेआम एसडीएम की तरफ से गुंडई की गई, तांडव की गया, लाठी बरसाई गई लोगों पर, उस पर मुख्यमंत्री काफी नाराज थे और उन्होंने अशोक चौधरी जो बलिया के एसडीएम थे उनको सस्पेंड कर दिया, साथ ही राजस्व परिषद में संबद्ध कर दिया गया और ये भी कहा गया कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस तरह के अफसरों पर जो कार्रवाई की जा रही है, एक मैसेज भी है कि अगर आप फील्ड में तैनात हैं तो आपको जनता के सेवक है, ना कि आप वहां जाकर गुंडई करेंगे और इस तरह आप लाठियां भाजेंगे। जो काम पुलिस का है वो उसको अधिकारी करने लगे। एसडीएम खुद लाठी से मार रहे हैं और पुलिस को भी मारने का अधिकार नहीं है। उनकी सरपरस्ती में पूरा मामला हुआ जिसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, शिकायत हुई, अब उन्होंने विभागीय जांच का आदेश दिया, साथ ही अशोक चौधरी को निलंबित करते हुए राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया और ये भी कहा कि अगर ऐसी कोई हरकत पूरे प्रदेश में कोई अफसर करता है, जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पहले से भी उनका ये मैसेज है कि अगर आपको काम करना है तो फील्ड में रहिए। बड़ा मैसेज है कि ये भी देख रहा हूं सीएम सख्त हैं, ये बार बार बताते हैं, हर मंच से बताते हैं अपराध और अपराधियों के खिलाफ, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि अधिकारी बेकाबू हो जाएं, निरंकुश हो जाएं। ये मैसेज आज बहुत साफ कर दिया है सीएम योगी ने।
देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि अधिकारी निरंकुश नहीं हो सकते, अगर होंगे तो उनके खिलाफ इसी तरह से एक्शन लिया जाएगा। और सीएम ने साफ कर दिया है। आपने इसके पहले देखा कि जब संजू त्यागी का तबादला हुआ तो उन्होंने कई सारे सब इंस्पेक्टर और दरोगाओं का तबादला कर दिया। उसके बाद उन्हें रोक दिया गया, उन्हें मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया और जो है प्रतापगढ़ में दूसरे एसपी की तैनाती कर दी। तो मैसेज क्लियर है कि आप अगर सही काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ सरकार। अजीत, यहाँ एडीएम साहब को जिम्मेदारी आमतौर पर होती है पुलिस पर काबू करने की, अंकुश लगाने की, लेकिन खुद देखिए कैसे बेकाबू होकर रिटायरमेंट की इस उम्र में अब पाठ पढ़ने की जरूरत लग रहा है इस एडीएम साहब को है, जो अब पढ़ाया जाएगा। और आपको दिखाते हैं पूरा मामला कि दरअसल बलिया के बेलथरा रोड इलाके में हुआ क्या। सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम को देखिए और फिर आपको एसडीएम का कारनामा भी दिखाएंगे। तस्वीरों को देखते चलिए। खाकी वर्दी में कुछ पुलिस वाले हैं और एक सिविल ड्रेस में लठैत। पहले दुकान से घसीटा, फिर लाठियों से पीटा। जब दो पुलिस वाले उसका कुछ नहीं कर पाए, उसने एक और पुलिसकर्मी को घसीटने के लिए भेज दिया और फिर दुकानदार को घसीटकर सड़क पर लाया गया। हाँ, अब ठीक है, अब यहाँ पिटाई की जाएगी। और देखते ही देखते तीन पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में लठैत ने दोनों लड़कों को जी भर के पीटा। वो बचने की लाख कोशिश करता, लेकिन बच ना पाता। एक इंसान और उस पर टूट पड़े तीन पुलिस वाले और एक सफेद पोश लठैत। ये सफेद पोश कौन है, आगे बताएंगे। कोई कॉलर पकड़कर घसीट रहा है तो कोई हाथ पकड़कर। मकसद सिर्फ इतना कि कैसे भी करके दोनों को चौराहे पर लाया जाए। जब लड़कों को सड़क पर घसीट कर लाया गया तो फिर पुलिस वाले और एक सफेद पोश लठैत उस पर टूट पड़े और अब लठ बरसने लगे। और वो बार बार पूछता रहा कि साहब कसूर क्या है, कुछ तो बता दो, क्यों मार रहे हो। मगर साहब तो मानो कानून और नियम से अपने आप को ऊपर मान बैठे थे। गनीमत इस बात की रही कि साहब के हाथ में लाठी थी, बंदूक होती तो सोचिए क्या होता। पुलिस वालों के अलावा जो शख्स सादे ड्रेस में है वो बलिया के बेलथरा रोड का एसडीएम है। इसका नाम है अशोक चौधरी। एसडीएम साहब के कारनामे सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। हमारे पास इनका एक और वीडियो है जिसमें वो तहसील परिसर में आए लोगों पर ही हमला कर रहे हैं। ये तस्वीर बलिया के बेलथरा रोड तहसील कैंपस की है। देखिए जरा, परिसर में कामकाज चल रहा है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन तभी लाठी डंडों से लैस एसडीएम अशोक चौधरी आते हैं और आते ही लाठी से एक शख्स पर हमला कर देते हैं। जिस शख्स पर अशोक चौधरी लाठियां बरसा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो भी किसी कामकाज से तहसील आया होगा। कैंपस में लाठियां चली तो हड़कंप मच गया। बाकी लोग सहम गए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एसडीएम साहब को गुस्सा आ गया। अशोक चौधरी अब अपने पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ने लगा और कुछ ही दूर पर खड़े दूसरे शख्स लाठियां बरसाने लगे। जैसे ही उसने विरोध किया तो उसके साथ चल रहे पुलिस वाले भी लड़के पर टूट पड़े। खुद को घिरता देख लड़का वहां से भागा तो अशोक और उसके पुलिस वालों ने दौड़ा लिया। कुछ दूर जाकर पुलिस वालों ने लड़के को पकड़ लिया और फिर तहसील कैंपस में ही लड़के की जमकर पिटाई कर दी। अशोक चौधरी ने बगैर किसी भेदभाव के तहसील परिसर में आए कई लोगों को पीटा। पिटाई क्यों की गई, इस बारे में किसी को नहीं बताया गया। और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। 29 जून को लापता हुई लड़की के भाई ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने इलाके के फैसल पर अपहरण का आरोप लगाया है, मगर शालिनी नाम की लड़की घर से 10 लाख लेकर 29 जून को निकली थी, जिसके बाद अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। मामला कानपुर के किदवई नगर का है। इस मामले में 29 जून को लापता हुई शालिनी ने भी वीडियो जारी किया है। वीडियो में लड़की ने फैजल के साथ बैठकर वीडियो बनाया है। कह रही है कि उसने धर्म परिवर्तन कर निकाह किया है, कोर्ट मैरिज भी करने की वो बात बता रही है।
आप देख रहे हैं वही वीडियो। फैजल पर अपहरण का आरोप था, मगर अब वीडियो सामने आ रहा है जिसमें लड़की खुद कह रही है कि उसने अपना धर्म बदला है और उसने शादी की है फैजल से। सौरभ मिश्रा हमारे संवाददाता मेरे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या अब तो ये पूरा मामला ही बदलता नजर आ रहा है, पूरी तस्वीर ही बदल गई इस तस्वीर के सामने आने के बाद? लापरवाही की क्या आरोप है? जिस तरीके से पहले परिजन आरोप लगा रहे थे, उनका आरोप था कि ये पूरा मामला पुलिस की लापरवाही से जुड़। जी अजय, एक बार सवाल दोहरा दे। नहीं, लापरवाही का आरोप परिवार का जो है उसकी वजह क्या है और ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? अजय, शुरुआती से आपको कहानी बताता हूं कि एक लड़की अचानक से घर से निकलती है और वो लापता हो जाती है। इसके बाद इसके परिजन लगातार इसके जाते हैं और किदवई नगर थाने में गुहार लगाते हैं कि हमारी बेटी गायब है, हमारी बहन गायब है, आप मेरी एफआईआर लिख लीजिए। लेकिन जैसे ही उम्र बताई जाती है तो हाथ से उड़ाकर उसको वहां से भगा दिया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक थाने चौकी के चक्कर काटने के बाद परिजन जाकर के एक जनप्रतिनिधि के जाते हैं। जब मामले में राजनीतिक रंग होता है तब जाके इनकी एफआईआर दर्ज होती है। क्योंकि ये मामला धर्म समुदाय से जुड़ा हुआ था। जो लड़की के भाई है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि फैसल एक गैंग लेकर चलता है जो लड़कियों के धर्म परिवर्तन करता है। फैसल ने अब तक 3 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। फैसल एक अपराधी है, लेकिन पुलिस उस पर कोई शिकंजा नहीं कस रही है और इसी का खामियाजा है कि उनकी बहन का भी अपहरण किया गया। हालांकि लड़की ने जो अपना बयान जारी किया है, वीडियो बयान, उसको देखने के बाद उनके भाई का साफ तौर पे कहना है कि फैसल एक तांत्रिक भी है, वो तंत्र विद्या करता है, वो तमाम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका है, तमाम लड़कियों के धर्म परिवर्तन करा चुका है। फिलहाल जो लड़की के परिजन है वो अभी भी कह रहे हैं कि हम उन्हें इंतजार है कि पुलिस की कार्रवाई कर, लेकिन अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस पूरे मामले पर हमने पुलिस के सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपना सही जवाब नहीं दे पाया। चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सीओ हो, कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। जाहिर तौर से एक लड़की लापता है, उसके परिजन कह रहे हैं कि अगर उसने प्रेम विवाह किया है, जो भी उसने वीडियो वायरल किया है, शायद वो दबाव में किया जा सकता है। चूंकि फैसल एक तंत्र विद्या का माहिर है, उसने कई लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। एक गैंग है फैसल का, 7 से 8 लड़कियों के गैंग में है। सच क्या है अभी भी सवालों के घेरे में है। क्या तंत्र मंत्र के असर से लड़की ये बयान दे रही है, दबाव में बयान दे रही है, या अपनी मर्जी से? पुलिस को ये सच सामने लाना होगा। और कोरोना काल में आज यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन सदन के भीतर तो शांति रही, मगर सदन के पहले एसपी के विधायक प्रदर्शन करना नहीं भूले। कोरोना काल में बदली हुई व्यवस्था के साथ आज से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। कोई विधायक पीपीई किट पहनकर सदन में पहुंचा तो कुछ सैनिटाइजर को साथ लेकर। उधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और कमल रानी वरुण के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सीएम योगी ने कोरोना काल में हुई अपूर्णीय क्षति पर शोक जताया तो गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीदों को भी नमन किया। दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मातृभूमि की रक्षा करते हुए ऐसे वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी यूरिया की बोरी पहनकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे और कोरोना को लेकर सरकार को नाकाम बताया। साथ ही आजम खान की रिहाई का भी मुद्दा उठाया। यानी साफ है कि शुक्रवार से सदन में संग्राम देखने को मिलेगा। और यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। दूसरे दिन यानी कि कल सदन में विधायकों की विधायक निधि बहाल करने का मुद्दा गूंज सकता है। कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया है। 3 करोड़ के प्रति विधायक के हिसाब से विधायक निधि 1500 करोड़ के आसपास की बनती है, मगर सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली जंग के लिए इसे 1 साल के लिए सस्पेंड किया था। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस और बीएसपी के नेताओं ने इसकी बहाली के लिए सरकार से कहा है। कल विपक्ष विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। का पूरा विधायक निधि सस्पेंड किया जाना ये उचित कदम नहीं है। तमाम ऐसे काम भी गरीब जो बीमार लोग हैं उनके इलाज के लिए 25 लाख तक के हम लोग दे सकते थे, उससे बहुत लोगों का इलाज होता। बाढ़ की समस्या से निराकरण के लिए ड्रेन के निर्माण के लिए दे सकते थे, वो प्रभावित हो रहा है। दलीय मुख्यमंत्री जी ने तो 2 करोड़ की बजाय 3 करोड़ कर दी थी विधायक निधि, लेकिन उसी समय चूंकि दुर्भाग्य से ये अप्रैल से होनी थी और वो मार्च में ही कोविड आ गया, इसलिए इसको माननीय मुख्यमंत्री गंभीरता से देख रहे हैं। बांदा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सैकड़ों ग्रामीणों का विरोध दिखा।
मटौद थाना इलाके के मोहनपुरवा में 3 दिन पहले संदिग्ध हालत में घर के अंदर प्रशांत नाम के युवक का शव मिलने से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशांत ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। ग्रामीणों ने थाने की पुलिस पर लीपापोती का भी आरोप लगाया है। गांव वालों के मुताबिक हत्या के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया। विरोध दर्ज कराने सैकड़ों लोग यहां पर पहुंचे, एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। तो वो जो कहा कहते हैं जो गरीब आदमी ठीक है भाई, इसी की तो सुनवाई हो। तो मतलब जब मारा गया है उसके बाद जब पुलिस गई तो यहाँ से ना कोई, जब लाश को उठवाया जा रहा था ना मीडिया पहुँच पाई है ना दरोगा पहुँच पाया। दरोगा साहब अकेले गए, पुलिस फोर्स नहीं गई। उसको किसको क्या कोई नाम होगा? शांत को सर, शांत के साथ रात में चिकन ये जो भी अपना खाया पिया, उसके बाद वो सोया। जिस कमरे में उसकी फांसी लगी है उस कमरे में वो सोता भी नहीं था सर। उसको मार के उधर बैठा दिया गया है, उस तरीके से रस्सी में, पतली सी रस्सी में टांग दिया गया। और खबर ललितपुर से है। दोस्त की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए के इनाम भी घोषित किया था। आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 कारतूस मिले हैं। 15 अगस्त की रात सदर कोतवाली के रेलवे कॉलोनी निवासी दिनेश परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मृतक के दोस्त भूरे यादव पर लगाते हुए परिजनों ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, मगर आज पुलिस ने उसे दबोच लिया। थाना कोतवाली अंतर्गत दिनांक 15/8 को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें अभियुक्त कृष्णा यादव ये वांछित था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी। अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और इसको हम गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजेंगे। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।